नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी अवस्थी है और मैं एक टैरो रीडर हूँ, पामिस्ट्री करती हूँ और प्राणी हीलर भी हूँ। एस्ट्रोमेट्री.इन के नाम से हमारा एक पेज हम फेसबुक पर है। एस्ट्रोमेट्री में मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं, जो कि एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर है, सिग्नेचर एनालिसिस सिखाते हैं। ये हमारा जॉइंट वेंचर है हस्बैंड वाइफ का। मैं टैरो सिखाती हूँ, पामिस्ट्री सिखाती हूँ और फेस रीडिंग सिखाती हूँ। प्राणिक हीलिंग नहीं सिखाती बिकॉज आई एम नॉट ऑथराइज्ड टीचर फॉर द प्राणिक हीलिंग। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास मैंने इसलिए रखी है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि पामिस्ट्री हम ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, और कई लोगों के मन में ये भी है कि पामिस्ट्री एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो हम इसे कैसे कर पाएंगे। ये थोड़े से मिसकंसेप्शन है लोगों के बारे में, और शायद आप मेरी बात 1 घंटे तक सुनेंगे तो आपको मेरे टीचिंग स्टाइल से भी थोड़ी फेमिलियरिटी हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कि यू कैन जज मी एज अ टीचर हाउ आई एम गोइंग टू टेक ऑल दिस थिंग्स। ये बेसिक रीजन है एक ये इंट्रोडक्शन क्लास रखने का। मैं इसमें बहुत ज्यादा एलैबोरेटेड आपको कंसेप्ट पामिस्ट्री के नहीं पढ़ाने वाली हूँ, पर डेफिनेटली आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने की जरूर कोशिश करूंगी कि व्हाट इज पामिस्ट्री ऑल अबाउट। So if any of you have any question, you can raise your hand or unmute yourself and speak up in between. Please avoid writing on chat box because, as I said, I'm really bad in that. And I will request others also kindly switch on your cameras. That will be comfortable for me to speak up. मुझे black windows देखकर sickness होने लगती है और मैं कई बार अपने concept से ही इधर उधर हो जाती हूँ। सो आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग अपने कैमराज ऑन रखेंगे। आई नो लॉकडाउन डेज हैं, लेडीज आर नॉट गोइंग टू पार्लर्स, सबकी वही सिचुएशन है, मेरी भी वही है। डजंट मैटर कि आप कैसे लग रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू जज यू ऑन योर लुक्स। सो प्लीज, वेलकम यू ऑल। सबसे पहले बात करते हैं ऑकल्ट होता क्या है। ऑकल्ट एज नेम सजेस्ट इज अ हिडन। इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है समथिंग हिडन। ऑकल्ट साइंसेस का भी यही मतलब है कि जो हिडन है उसको किसी तरीके से कुछ समझ पाए कि उसके पीछे क्या है रीजन, कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑकल्ट कई तरीके के होते हैं। ऐसे होते हैं जिसमें आपको इनपुट देना होता है, कई सारे ऑकल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको इनपुट की जरूरत नहीं होती है। इनपुट से मेरा मतलब, अगर आप कभी एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे तो आपका हॉरोस्कोप या कुंडली बनाने से पहले उन्होंने आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस मांगा होगा। इसी तरह न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं। अगर आप किसी पामिस्ट के पास जाते हैं तो ही और शी वांट टू सी योर पाम, जिससे कि वो उससे प्रेडिक्शंस कर सके। But there are many other occult sciences which actually don't need any kind of inputs. टैरो उनमें से एक है। टैरो में बस आपका क्वेश्चन चाहिए और टैरो कार्ड्स चाहिए, उसमें हमें आपकी और कोई इनपुट नहीं चाहिए। इसी के तरह आपने कई बार देखा होगा क्रिस्टल बॉल ग्लेजिंग करते हैं लोग, उसके अंदर से देख के आंसर निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जिनमें इनपुट नहीं चाहिए होता है, ये जो साइंसेस होती हैं ये इंट्यूटिव साइंसेस होती हैं, जिसका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, जो मेडिटेशन के साथ अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग कर लेता है। कई लोग बाय बर्थ बहुत गिवन होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, वो लोगों की इंट्यूशन पावर बचपन से ही, हमेशा से ही स्ट्रांग होती है। अगर वो उसे सही तरीके से चैनलाइज कर लेते हैं तो वो आपको बहुत हद तक आपको हेल्प करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पामिस्ट्री की। पामिस्ट्री जो है होती क्या है। अभी तक आप लोगों के हिसाब से व्हाट इज पामिस्ट्री? आई विल डेफिनेटली लव टू हियर कि आप लोग पामिस्ट्री को क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पामिस्ट्री? आप लोग आज पामिस्ट्री की इंट्रोडक्शन में भी आए हैं, तो आपको एटलीस्ट क्या आइडिया है या नहीं है? एनीबडी वांट्स टू स्पीक अप? काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक। सो नोबडी वांट्स टू से एनीथिंग। अच्छा भी है और नहीं भी है। एनीवेज, मान के चलते हैं कि अच्छा ही है। तो अच्छा ये इसलिए कि आपको कुछ नहीं पता है। अगर जिसको कुछ नहीं पता होता, उसको बताना समझाना हमेशा बहुत इजी होता है। जिसे कुछ पता होता है और पहले से थोड़ी सी नॉलेज लेके आते हैं, तो पहले उसे कॉपी पे लिखे होने से की तरह से पहले इरेज करना पड़ता है, फिर रीराइट करना पड़ता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट ऑन अ फ्रेश पेज। तो अच्छा है कि आप लोगों को कुछ नहीं पता है।
सो पामिस्ट्री क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने जितना भी पामिस्ट्री एज नेम सजेस्ट कि वो पाम के बारे में बात करती है, सब लोगों को लगता है हमारे हाथ में कुछ लकीरें हैं, उनको अगर हम पढ़ना सीख जाएंगे तो वो पामिस्ट्री है। सो मैं आपको लोगों को कहूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। पामिस्ट्री सिर्फ लकीरों को पढ़ना नहीं है। पामिस्ट्री या किसी की भी प्रिडिक्शन करने से पहले आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। what is the size of your hand, what is the size of your fingers, what is the shape of your fingers, what is the shape of your nails, आपके पाम का कलर कैसा है, आपके थंब का साइज कैसा है, वो मोल्ड होता है नहीं होता है, कितने फ्लैंजेस हैं, सारे फ्लैंजेस के जो बीच में बाइफर्केशंस या लाइंस पड़ी हुई हैं वो खुली हुई हैं या बंद हुई हुई हैं, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इसके साथ साथ आपके हाथ में आपने सुना होगा राहु केतु शनि मंगल जो ग्रह हैं उनकी भी पोजीशन हमारे हाथ में है, उनकी भी प्लेसमेंट है, उन्हें हम माउंट्स कहते हैं। उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, उनको भी देखते हैं कि वो एक्टिव हैं या वो इनएक्टिव है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में देखते हैं। उसके बाद आखिरी में जाके हम लाइंस को देखते हैं। हमारे हाथ में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, कोई सिंबल पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। नेगेटिव सिंबल्स नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, पॉजिटिव सिंबल्स पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग। ये पूरा इन सब चीजों का कंबाइंड स्टडी जो है उसको हम पामिस्ट्री कहते हैं। सो खाली हाथों की लकीरें को पढ़ लेना कि आप कि ये लाइफ लाइन है, ये हेड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, इट्स नॉट एनफ। इट इज नॉट ओनली वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टडी मोर एंड मोर। It's a very full-fledged science. Yes, I must say कि palmistry एक साइंस है, ये आर्ट नहीं है। आर्ट भी कहते हैं कई लोग इसलिए क्योंकि ये इंट्यूशन से जुड़ी हुई है। डेफिनेटली इंट्यूशन जो है बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑकल्ट साइंस में। पर जो पामिस्ट्री है ये एक फुल फ्लेश साइंस है। साइंस का क्या मतलब होता है? जो ओवर द पीरियड एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स निकाले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये चीज ऐसे होगी तो इसका मतलब ये होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड एक फुल फ्लेश्ड डेवलप्ड साइंस है। और ये आज और कल की बात नहीं है कि हमने आज कल, ये पिछले 100 सालों में इसको डेवलप किया है। पामिस्ट्री के होने के जो ओरिजिन होने के हमें जब हमारी स्टोन एज थी तब से हमें इसके साइंस मिलते हैं कि पामिस्ट्री लोग बिलीव करते थे, पामिस्ट्री लोग प्रैक्टिस करते थे। सो ये आजकल की कोई साइंस नहीं है। बट हाँ, ये उतनी क्विक नहीं है क्योंकि आजकल के जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं या जो हमारे नई जनरेशन के बच्चे हैं उन्हें कुछ भी चीजें सीखने पर क्विक रिजल्ट चाहिए कि आज सीखा कल से प्रिडिक्शन। तो इट actually takes time. Practice makes a man perfect. So उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करते हो तभी आप इसमें परफेक्ट होते जाते हो। और एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू पामिस्ट्री। ये ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको सीखने के लिए एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं आपके पास नॉलेज होनी चाहिए या ये क्राइटेरिया है तभी आप पामिस्ट्री सीख सकते हो। एज आई सेड, एवरीवन एंड एनीवन कैन लर्न एंड प्रैक्टिस palmistry and can do predictions. पामिस्ट्री की जो एक्यूरेसी है वो 70-80% तक है। हो सकता है कई लोग सरप्राइज हों कि 70-80% इतनी ही है, बट एक्चुअली किसी भी ऑकल्ट साइंस में अगर 70-80% की एक्यूरेसी आपके प्रेडिक्शंस में आती है, इट इज समथिंग एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है ये, क्योंकि इसको हम बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं कि 80% की एक्यूरेसी अगर आपके क्या बोलते हैं प्रेडिक्शंस में आती है। बहुत सारी बार आप देखते होंगे कि आप किसी भी ऑकल्ट साइंस के पास जाते हो तो वो अपने नाम के पीछे लगाता है वास्तु एक्सपर्ट, उसके बाद लगाता है कि पामिस्ट है, फिर उसके बाद लगाता है मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि जो करता है वो सब कुछ ही कर लेता है। एक्चुअली इट इज एडवाइजेबल कि आप अगर ऑकल्ट में आए तो किसी 2 ऑकल्ट की मोडालिटीज में अपनी एक्सपर्टीज करें। अगर 2 मोडालिटीज से आपकी सेम प्रेडिक्शन आती है तो आप किसी भी क्लाइंट को 100% श्योर होकर अपने प्रेडिक्शंस के बारे में कह सकते हो, क्योंकि 2 अलग अलग साइंसेस हैं। अगर 2 अलग अलग साइंसेस की कैलकुलेशन आपको ये कहती है कि इसका भी आंसर यही है, इसका भी यही आंसर है, तो आप खुद भी अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो। सो रीजन बिहाइंड की जो ऑकल्ट करते हैं वो 1 से ज्यादा डिग्रीज लेते हैं, उसके पीछे एक ये भी रीजन है
हाँ, ये भी है कि जब आप ऑकल्ट में आते हो तो ऑकल्ट का मतलब ही यही होता है कि समथिंग हिडन है, और एक बार आपको ना चाव लग जाती है कि अच्छा ये भी पता कर लेते हैं, ये भी पता कर लेते हैं, इसलिए भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। चलो अब बात करते हैं पामिस्ट्री के बारे में। हम जो पामिस्ट्री पढ़ेंगे वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो हमारा एक शास्त्र है जिसे हम कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। जो सामुद्रिक शास्त्र है दैट इज एक्चुअली कहना चाहिए 7,000 साल पुराना कम से कम वो रिटन हमारे पास शास्त्र है जिसमें हमारे पामिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। उस सामुद्रिक शास्त्र में ना केवल हस्त सामुद्रिक का शास्त्र है, हस्त सामुद्रिक का शास्त्र टॉक्स अबाउट द पामिस्ट्री, इसी तरह उसमें क्या बोलते हैं मुख समुद्रिका शास्त्र है, यानी कि वो फेस रीडिंग के बारे में बात करती है। कपाल समुद्रिका शास्त्र जो कि खाली फोरहेड पढ़ के आपकी रीडिंग के बारे में बात करती है। तो दैट इज अ कंबाइंड शास्त्र जिसमें बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स के प्रिडिक्शंस कैसे किए जाते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। समुद्रिका शास्त्र का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम हस्त समुद्रिका शास्त्र कहते हैं, और हम पामिस्ट्री उसी का ही रूप है, उसी का ही मॉडर्नाइज्ड है, या वो सारे उसके बेसिक रूल वहीं से उठाए हुए हैं जो कि समय और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से थोड़े थोड़े चेंज करने पड़ते हैं। सभी को भी चेंज करने पड़ते हैं। 7,000 साल पहले जो समाज की परिस्थितियां थी वो आज नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो आप उसके हिसाब से उसको चेंज डेफिनेटली करोगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा गरुड़ पुराण का। गरुड़ पुराण में भी पामिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ये बताने के पीछे रीजन ये है कि दिस इज अ साइंस, दिस इज अ वेल नोन ओल्ड साइंस जो कि इतने सालों से एक्सपेरिमेंट होने के बाद वो सर्टेन कंक्लूजन्स पे पहुंची है। दैट इज व्हाई इट इज एक्यूरेट, दैट इज व्हाई वी कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन द प्रेडिक्शंस ऑफ द पामिस्ट्री। चलिए अब बात करते हैं पामिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स के बारे में। आई अंडरस्टैंड नो बडी हैव एनी क्वेश्चन, बट स्टिल अगर अभी भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क। यू कैन रेज योर हैंड जिनकी विंडोज ऑन है, और अदरवाइज आप अनम्यूट करके बोलिए, चैट पे मत लिखिएगा। सो हम कुछ फैक्ट्स के बारे में अगर बात करेंगे, somebody raised कोई नंबर आ रहा है यहाँ पर 41207 wants to, if you want to say something kindly switch on your camera and speak up. So let's talk about few fun facts and actually very important facts. हमें fun facts नहीं कहना चाहिए। जो हम पाम रीडिंग में प्रेडिक्शंस करते हैं उनकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर की होती है। 1 ईयर से मतलब है कि आपका जब भी बर्थडे आता है आपके एक बर्थडे से अगले बर्थडे तक उसकी वैलिडिटी होती है। इसके बहुत सारे रीजन है कि उसकी वैलिडिटी तभी तक की होती है। अभी मैं मिस एंड मिसकंसेप्शन में बात करूंगी। आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा कि हाथों की रेखाएं बदलती नहीं है, तो मैं उस मिसकंसेप्शन के बारे में सिर्फ ये कहूंगी कि नहीं, आपकी हाथों की रेखाएं बदलती हैं, इसीलिए आपकी पामिस्ट्री की प्रेडिक्शन जो है वो उनकी वैलिडिटी 1 साल है। 1 साल तक के सिनेरियो में पूरे 1 साल के टाइम में आपके कई सारे हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स आपके हाथ में उभर आते हैं जो कि ये बताते हैं कि अब आपकी प्रेडिक्शन चेंज हो गई है। सो यस, होती है। अभी मिसकंसेप्शन में इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी। हमेशा मैंने जैसे बात करी, हमेशा जो भी कंसल्टेंसी देते हैं हम अपने क्लाइंट को, हमेशा कोशिश करिए कि आप 1 से ज्यादा ऑकल्ट के हिसाब से उसकी प्रेडिक्शन दें, यानी कि दो ऑकल्ट से रिजल्ट निकालें उसके बाद प्रेडिक्शन दें। आप खुद भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और आपका प्रेडिक्शन भी करेक्ट जाएंगे। इसके बाद एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग कहते हैं कि पाम रीडिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप कभी भी पाम रीडिंग कर सकते हो। कई लोग ये बात भी कहते हैं कि आई एम ब्लेस्ड, आई कैन मेक इट आउट, आई कैन रीड बिटवीन द लाइंस। सो मैं उन लोगों को मना नहीं करती, मैं यही कहती हूँ कि हाँ आप कर सकते होगे, तो वो हो सकता है ब्लेस्ड पर्सन हो जो कि विदाउट इवन नोइंग द साइंस बिहाइंड इट वो बात कर सकते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी ऑकल्ट को प्रैक्टिस करने से पहले अगर हम उसे ढंग से सीखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, आप लोगों ने भी बहुत एक्सपीरियंस किया होगा, आप बिना किसी एक्सपीरियंस के, या ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास प्रेडिक्शन के लिए ना गए हों और आज आप मेरी क्लास में आ गए हों। सो आपने भी देखा होगा कि जो वो लोग कहते हैं उनके कहने का बहुत
बहुत मेजर इफेक्ट आपके ऊपर आता है। उनकी एक पॉजिटिव कही हुई बात हो सकता है कि आप भूल जाएं, पर अगर कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर कोई नेगेटिव बात कहता है तो वो बात आपके मन में घर कर जाती है। आपको अगर कोई कह दे कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो चाहे आप ओवर सेफ भी चलो, फिर भी आपके सबकॉन्शियस में हमेशा ये ट्रिगर होता रहता है कि डेफिनेटली मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। हो सकता है आप गाड़ी चलाना बंद कर दो, हो सकता है कि बहुत एक्सट्रीम सोच लो तो आप घर से ही निकलना बंद कर दो कि इस पीरियड में एक्सीडेंट होना है तो मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलना है। बट अगर एक्सीडेंट होना है तो घर में भी हो सकता है आप बाथरूम में ही फिसल जाओ। सो जो होना होता है वो होके ही रहता है। नो एस्ट्रोलॉजर, नो न्यूमरोलॉजर, नो palmist कैन चेंज वॉट एवर इज रिटन देयर इन योर कर्मा। हाँ यस, उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो सकता है। आप साइकोलॉजिकली उसके लिए तैयार हो सकते हैं, दैट इज देयर, बट कोई चेंज नहीं कर सकता। एक मिसकंसेप्शन यही है, मैंने आपसे बात ही करी थी कि लाइंस नेवर चेंज। यस, लाइंस नेवर चेंज। आपको आपके हाथ में जो लाइन है वो चेंज नहीं होती है, विजिबल हो जाती है या इनविजिबल हो जाती है। विजिबल या इनविजिबल होने का मतलब ये है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, जो हमारे दिमाग में थॉट चल रहे हैं या जो हम कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्म करने से हमारे लाइनों की पोजीशन बदल जाती है। कई बार वो हमें विजिबल हो जाती है और कई बार इनविजिबल हो जाती है। तो यस, लाइन कहीं नहीं जाती, लाइन आपके हाथ में ही रहती है, पर वो विजिबल होती है और इनविजिबल होती है। तो इसीलिए आपकी जो क्या बोलते हैं, लाइन बदलती भी है और उनका मतलब भी बदलता है। इसीलिए पामिस्ट्री की वैलिडिटी भी एक साल ही होती है। अब बात करते हैं हम कि कौन सा हाथ। यस, हु इज दिस? काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा एंड प्लीज स्पीक अप। आई विल लव टू सी योर फेस. My camera is not working, so that is why it is off. Okay. So what I would like to know is, जैसे आपने अभी कहा कि invisible हो जाती हैं lines because of karma and all that. So जैसे वो रहती हैं तो इफेक्ट उसका वो उसी तरह से रहता है या इफेक्ट भी उसका कम और ज्यादा हो जाता है because it is now invisible? बिल्कुल बिल्कुल, उनका इफेक्ट भी वैसे ही हो जाता है, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल लाइन के हिसाब से ही हम प्रेडिक्शंस करते हैं। तो यस, जो विजिबल होती है वो हमारी लाइफ को उस वक्त पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इफेक्ट कर रही होती हैं। जो इनविजिबल होती हैं वो हमें उस टाइम पर इफेक्ट नहीं कर रही होती हैं या कम कर रही होती हैं। उसका कुछ क्या कहते हैं, एक होता है कि डायरेक्ट इफेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो यस, उनका थोड़ा इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं, एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए। इसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि राइट हैंड देखना चाहिए, कोई लोग कहते हैं कि लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, कोई कहता है कि मेल्स का राइट हैंड देखना चाहिए, फीमेल्स का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। इसके पीछे मैं जरूर ये बोलूंगी कि हमें सबका डोमिनेटिंग हैंड देखना चाहिए। जो अगर आप लेफ्ट हैंड हैं तो आपका लेफ्ट हैंड देखा जाएगा, वो आपका डोमिनेटिंग हैंड होगा। और अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, सब काम राइट हैंड से करते हैं, तो आपका राइट हैंड डोमिनेटिंग हैंड है, आपको राइट हैंड से देखना चाहिए। ये जो मिसकंसेप्शन इसलिए है कि हो सकता है जब ये साइंस 7000 साल पहले लिखी गई थी, तब उस वक्त जो हमारे मेल्स थे वो हमारे फैमिली के डिसीजन मेकर्स थे और फीमेल्स जर्नली उन्हें फॉलो करती थी, ऐसा हम मान सकते हैं। ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, आई एम जस्ट हम लोगों ने ओवर पीरियड ऐसा एक्सपीरियंस किया। पर आज की डेट में सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। जो फीमेल्स हैं वो भी, चाहे वो हाउस मेकर ही क्यों ना हो, फिर भी वो आपके फैमिली के सारे डिसीजंस में इक्वली पार्टिसिपेट करती हैं, बी इट फिनेंशियल, बी इट कि बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, बी इट कि कहाँ घूमने जाना है। तो दे आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन ईच एंड एवरी डिसीजन। इसलिए चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, जो हाथ आपका डोमिनेटिंग हैंड है, जिसमें आप जिस हाथ को आप ज्यादा यूज करते हैं, उस हाथ को हम देखते हैं और उसी हाथ को हमें देखना चाहिए। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि हमें सबको हाथ नहीं दिखाना चाहिए। आप कई लोगों को सुना होगा, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, सबको मत दिखाना, तुम्हारा भाग्य कम हो जाएगा। नहीं होगा, भगवान ने जो आपके डेस्टिनी में लिख कर दिया है वो कैसे किसी के देखने से खत्म हो जाएगा। अगर आपको भगवान ने पैसा दिया है, अगर 4 लोग आपके फ्रेंड्स ये कहेंगे कि तूने तो बहुत पैसे कमा लिए या तेरी तो नौकरी बहुत अच्छी है, तो नौकरी छूट थोड़ी जाएगी। नौकरी तो तब छूटेगी जब आप ऑफिस में कुछ गलत काम कर दो या कुछ और सर्कमस्टेंसेस हो जाए। किसी को हाथ दिखाने से आपका भाग्य कोई नहीं ले जा सकता। जो आपके लिए है वो वही रहेगा।
इसके साथ साथ एक और मिसकंसेप्शन भी बहुत है कि दिन में हाथ देखना चाहिए, रात में नहीं देखना चाहिए। जब ये साइंस डेवलप हो रही थी तब हमारे पास इतनी अच्छी CFL और ट्यूबलाइट्स नहीं होती थी जिसमें प्रॉपरली रात के टाइम पे नहीं दिखाई देता था। हो सकता है आप गलत किसी को प्रेडिक्शंस दे दें, शायद ये इसलिए था। आज के डेट में आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लाइटिंग के सोर्स है, यहाँ तक कि आपका फोन का जो फोन की लाइट है, फ्लैश लाइट, वो ही इतनी स्ट्रांग है कि आप प्रॉपरली किसी का हाथ देख सकते हो। सो देयर इज नो सच रूल कि दिन में हाथ देखना है या रात में हाथ देखना है। चलिए, खैर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस के बारे में भी बात कर ली। अब बात करते हैं हाथ के बारे में। यस यस प्लीज। यस, हाय मीनाक्षी। हाय मीनाक्षी, आई वांट टू नो कि जो हाथ के टेक्सचर से भी कुछ फर्क पड़ता है? लाइक कईयों की स्किन सॉफ्ट होती है, कईयों की रफ होती है, एंड उनकी लाइंस काफी होती है, अनइवन होती है। हाँ बिल्कुल। जो टेक्सचर है, टेक्सचर ऑफ योर हैंड एक्चुअली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द थिंग्स। बहुत सारी जैसे हम बात करते हैं तो टेक्सचर, साइज, कलर के ऊपर ही हम पहली 4-5 क्लासेस तो हम उसी के ऊपर बात करते रहते हैं। डेफिनेटली एक छोटी सी टिप इसी बात पे मैं आप लोगों को दूंगी। जो टेक्सचर ऑफ का आपका हैंड है वो आपके लाइफ कितनी स्मूथ कंफर्टेबल रहेगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो हम सारी लेडीज जो आजकल लॉकडाउन में घर में बर्तन धो रही हैं, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर हैंड्स प्रॉपरली। हाथ प्रॉपरली आपको मॉइस्चराइज करने चाहिए, उनमें डेड स्किन नहीं होनी चाहिए। जितनी सॉफ्ट एंड स्मूथ आपके हाथों की स्किन रहेगी उतनी ही आपकी लाइफ कंफर्ट से भरी हुई रहेगी। इसको अगर आप, चलिए आप मेरी बात से नहीं भी एग्री करते तो आप ये देखिए, जितने भी फेमस और पैसे वाले लोग होते हैं जिनके घर में सब काम करने के लिए मेड लगी होती है, उनके हाथ कितने सॉफ्ट एंड वेल मेंटेन्ड रहते हैं। उनकी लाइफ कंफर्टेबल होती है कि नहीं होती है? आप जैसे चाहे इसे समझ लें। दिस इज अ स्मॉल टिप। सारी, यस यस प्लीज, हु इज दिस? काइंडली योर नेम एंड स्पीक अप। जी बोलिए। जी मीनाक्षी जी। जी जी हाँ, आई कैन हियर यू, प्लीज बोलिए। मेरे हाथों की स्किन शुरू से ही बहुत हार्ड रही है, बट मेरी लाइफ फिर भी कंफर्टेबल है अगर मैं औरों के मुकाबले कंपैरिजन में लाऊं तो इसको आप क्या कहेंगे? हाँ, इसको मैं 2 बातें कहूंगी कि दिस इज वेरी गुड कि यू आर अ पॉजिटिव पर्सन एंड यू आर कंपेयरिंग योर लाइफ विद द अदर्स जिनके पास आपके जितने कंफर्ट नहीं है। सो यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि खाली हाथ की रफनेस या सॉफ्टनेस ही आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करती। देर आर मेनी अदर फैक्टर्स। दिस इज स्मॉल वन फैक्टर विच वी कैन ऑल इनकॉर्पोरेट इन डेली लाइफ। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी स्मॉल फैक्टर कि आपकी हाथ कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो स्मूथ होनी चाहिए। जी जी मैम। यस प्लीज। 2 people are speaking. Yellow dress first speak please sir. मैम माई सेल्फ वृद्धा। हाँ जी। मुझे ये पूछना है, जैसे कि हाथ है, ये जो फिंगर्स की जो रिंग्स है तरह होते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि किसी के जो ब्रेक हो जाते हैं, बीच में से फ्लो हो जाता है, ठीक है, और किसी के पूरे चक्र होते हैं। तो मेरे 10 फिंगर्स में पूरे चक्र है, तो बोलते कि वो काफी लकी है, कहते हैं कि वो काफी लकी है, यू प्रॉस्पर है, लाइफ बहुत अच्छी होगी। बट समहाउ मैं तो लाइफ एकदम, मतलब आई एम नॉट सेइंग आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ मनी कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मैं एकदम लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ, नॉर्मल है। तो फिर इसका वो चीज से कैसे कनेक्शन कि अरे पूरे रिंग से तुम कह रहे थे कि शिवाजी महाराज के टाइम की हो यार, मतलब ऐसे लोगों ने मुझे कहा था। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट, आई एम नॉट बिलीविंग इट, लेकिन अगर रिलेट करें तो लग्जरी, पैसा, ये सही में ऐसे रिलेट होता है क्या? See, yes, these rings and loops works to an extent. Actually, ये आपके सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड के को पढ़ने में ज्यादा काम आते हैं, जिसे एक DMIT टेस्ट होता है जिसमें हम स्कैनिंग करके आपके इसको रूल्स और सर्कल्स को पढ़ते हैं। वो आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज्यादा बात करता है। एक्चुअली दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर पामिस्ट्री। अब इसे कई लोग पामिस्ट्री में इनकॉर्पोरेट करते हैं पर नो मोर, क्योंकि रीजन है कि ये जेनेटिकली हमारे हाथों से डिसअपेयर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो यस, टू एन एक्सटेंड दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिडिक्टिंग योर मनी पार्ट एंड ऑल। बट ऑब्वियसली आप जैसे अभी उन्होंने बात करी कि मेरी लाइफ बहुत सारे लोगों के कंपैरेटिवली कंफर्टेबल है। सो डेफिनेटली डिपेंड्स कि आप अपनी लाइफ किससे कंपेयर कर रहे हैं कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। सो बट दे प्ले अ रोल, बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आप एकदम शिवाजी महाराज या जीजाबाई बन जाएंगे टाइप्स नहीं है। यस प्लीज, somebody else wants to ask something.
मैम जैसा कि आपने बताया कि हाथ की जो अपनी रेखाएं रहती ना एकदम दिखनी चाहिए स्मूथली, बट मेरे हाथ में ना एकदम कटी फटी रेखाएं हैं। हाँ, तो उसका क्या फिर मीनिंग होगा? बहुत सारे मीनिंग होंगे। हर एक रेखा आपके पाम में जो है वो कुछ ना कुछ जरूर कहती है। तो हर एक रेखा का अलग मतलब है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। सो जब हम पामिस्ट्री में बात करते हैं, क्लास में हम बात करते हैं, तो हम डिटेल में ईच एंड एवरी लाइन के बारे में बात करते हैं। एंड एवरी लाइन हैव अ मीनिंग। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए। अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, अच्छा और बुरा आपका परसेप्शन होता है, पर एवरी लाइन हैव अ मीनिंग। ओके, ठीक है, थैंक तो यू। हम, यस वेलकम। सो अब हम बात करते हैं कि हम हैंड पाम रीडिंग करते कैसे हैं, करनी कैसी चाहिए। ऑब्वियसली जब हम क्लास में बात करेंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे, पर आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करती हूँ कि हम सबसे पहले क्वालिटी ऑफ हैंड देखते हैं। जैसे कि अभी हार्ड स्किन या सॉफ्ट स्किन के बारे में बात करी, दैट एक्चुअली प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। फिर हम टाइप ऑफ हैंड देखते हैं कि हाथ बड़ा है या छोटा है या मीडियम साइज का है, किसके कंपैरेटिव, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपकी जो पूरी बॉडी है उसके कंपैरेटिवली हम लोग इतना आराम से जज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी टाइप ये है और बॉडी टाइप के हिसाब से हमारे हाथ का साइज बड़ा है या छोटा है। इसके बाद हम जब हाथ का साइज देख लेते हैं, टाइप ऑफ हैंड देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं फिंगर्स को कि फिंगर्स बड़ी हैं, फिंगर्स छोटी हैं, फिंगर्स मॉडरेट हैं, इसके फ्लांजेस कैसे कैसे कटे हुए हैं, इनके बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद हम थंब के बारे में देखते हैं। थंब एक्चुअली प्लेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन योर पर्सनैलिटी एंड इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट मेनी थिंग्स, जितना हमने सोचा भी नहीं है कि एक अकेला थंब जो है वो इतनी सारी चीजों के बारे में बात कर सकता है। इट टॉक्स अबाउट योर सेल्फ विल, इट टॉक्स अबाउट योर शादी कैसे होगी, नोन में होगी अननोन में होगी, इट टॉक्स अबाउट कि आपको इनहेरिटेंस कैसे होगी, इट टॉक्स अबाउट योर फैमिली बॉन्डिंग, इट टॉक्स अबाउट योर नंबर ऑफ किड्स और मेनी अदर थिंग्स। एक सिंगल थंब से आप देख के निकाल सकते हो। तो यस, पहले टाइप ऑफ हैंड देखा, उसके बाद हम फिंगर्स और थंब को देखते हैं। इसके बाद थंब की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट मेनी थिंग्स। थंब की फ्लेक्सिबिलिटी देखकर ही आप बहुत सारी चीजें किसी सामने वाले के बारे में जज कर सकते हैं। सिंपल सा, अगर स्टिफ क्या किसी का थंब है, नहीं मोल्ड होता है, तो जनरली टॉक्स अबाउट की स्टिफ पर्सनालिटी है, यू आर नॉट रेडी टू हियर एनीवन। यस, फ्यू पीपल आर सेइंग वॉइस इशू। आप लोगों को मैं ठीक से सुनाई दे रही हूँ? यस मैम। ओके, सो प्लीज Yes, ma'am. जिनको इशू है वो अपनी साइड पर चेक करें कि उनकी तरफ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। इसके बाद जब हम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हैंड देख लेते हैं, थंब देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है माउंट्स के बारे में। अभी मैं थोड़ी देर में आपको माउंट्स के बारे में बताऊंगी। हमारे हाथ में 9 ग्रहों की प्लेसमेंट है, उनको देखते हैं वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। जब हम माउंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारी लाइंस क्या कहती हैं। एक्चुअली पामिस्ट्री जिसके बारे में हमारा मिसकंसेप्शन ये है कि हम लाइंस को पढ़ेंगे, लाइंस कम्स ऑन इन द लास्ट, उसकी प्लेसमेंट सब उन लाइंस को पढ़ना सबसे लास्ट काम है, उससे पहले हम ये सारी चीजें देखते हैं। इसके बाद हम हमेशा अपने लेफ्ट और राइट हैंड दोनों को देखते हैं। लेफ्ट हैंड जो है ये हमारा भाग्य का हाथ है, ये भगवान ने जो हमें रेखाएं बनाकर दी है वो हमारे लेफ्ट हैंड में है, और राइट हैंड में रेखाएं बदली हुई होंगी, वो हमने अपने थॉट प्रोसेस, अपने कर्मा से चेंज करी हैं। इसीलिए हम डोमिनेटिंग हैंड को देखते हैं, क्योंकि डोमिनेटिंग हैंड की रेखाएं हमारे लेफ्ट हैंड से चेंज है। बहुत सारे प्रिडिक्शन करने में हम दोनों हाथ की रेखाओं को वैल्यू देते हैं, बट यस, मोस्ट ऑफ द टाइम हम राइट हैंड को देखते हैं, डोमिनेटिंग हैंड। अगर किसी कोई लेफ्ट हैंडर है तो उसका डोमिनेटिंग हैंड लेफ्ट हैंड है, उसको देखेंगे, और उसके राइट हैंड की जो रेखाएं हैं वो उसके डेस्टिनी हैंड के बारे में बात करते हैं। तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड हमारा डेस्टिनी हैंड है और राइट हैंड हमारा कर्मा हैंड है। इस वजह से हम डोमिनेटिंग हैंड को देखते हैं। इसके बाद जब हम देख लेते हैं, फिर हम रेखाओं देखने के बाद कलर ऑफ हैंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसके सर्टेन आइडेंटिफिकेशन है कि येलो है, पेल है, या पिंक है, या रेड है, या पर्पलिश ब्लू है। ये सारे कलर की पॉसिबिलिटीज आपके हाथ की होती हैं। उसके बाद हम नेल्स देखते हैं। नेल्स को भी हम बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं वाइल प्रेडिक्शन। नेल्स बहुत हद तक हमारी क्या बोलते हैं, हेल्थ के बारे में बताते हैं, हमारे नेचर के बारे में बताते हैं। तो यस, नेल्स ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद
बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट, टाइम और प्लेस और सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखकर प्रेडिक्शन देनी है। कि आप एक लाइन को पढ़कर एक रिक्शे वाले को प्रेडिक्शन दे रहे हो, एक मीडियोकर को दे रहे हो, एक सर्विस क्लास को दे रहे हो, या एक बिजनेस वाले को दे रहे हो जो जिसके पास करोड़पति है, बहुत सारे पैसे हैं। ऑब्वियसली उनका सर्कमस्टांसेस जो है उनके प्रेडिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सपोज एक रिक्शे वाला है और आप उसे बोलोगे कि तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय बहुत पैसा होगा? वो अंबानी तो नहीं बन जाएगा, रहेगा तो वो रिक्शा ही वाला। और ऐसा भी नहीं है कि वो धीरू भाई अंबानी होगा जो एकदम जीरो से उठ के एक ही लाइफस्टाइल में। धीरू भाई अंबानी तो कई करोड़ों में एक होते हैं, सो वो नहीं हो सकता। तो क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि उसके जहां वो रहता है उसके आसपास सब लोग रिक्शा चलाते हो, पर वो लोग हो सकता है कि रोज रेंट पर रिक्शा लेते हो और रेंट पर फिर चलाते हो, एंड ऑफ द डे रेंट पे करते हो, रेस्ट ऑफ द अमाउंट घर लेते हो सकता है वो अमीर हो, उसके पास अपना रिक्शा हो सकता है उसके पास अपने 2 रिक्शे हो, वो एक रिक्शा खुद चलाता है और एक रेंट पर देता है। तो उसकी अमीरियत या उसके पास पैसे होने का क्राइटेरिया उसके सर्कमस्टांसेस से जज करा जाएगा। सो इसलिए डेट, टाइम और सर्कमस्टांसेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत ही लोग कई बार एकदम बचकाना प्रेडिक्शन देते हैं। कोई आदमी अगर 50 साल का है, वैसे आजकल के समाज में ये सब पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर 50 साल के आदमी को आप बोलोगे कि आपका लव अफेयर होने वाला है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली ये आप किसी यंगस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रेडिक्शन दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो इस बात को समझेगा, उसको कोरिलेट भी कर पाएगा। तो इन सर्कमस्टांसेस को, उसकी एज को, इन सब चीजों को ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑब्वियसली इंट्यूशन तो बहुत अलग चीज है। इंट्यूशन आप कर भी पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये सब तो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बट यस, यू कैन लर्न दी साइंस, बट यू कैन ऑलवेज use your common sense while saying anything. So these are important. So before jumping to the conclusion about anything, you need to think, stop, think, see the things common sense के हिसाब से, उसके बाद बोलना चाहिए। चलिए, बहुत सारी बात कर ली, अब बात करते हैं। हम आपको लाइंस के ओवरव्यू के बारे में बताते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विद यू। Meenakshi, one question from my side. Yes, please. Just wanted to know, like, nowadays we are doing it online, right? Because Yes. of so how do you judge the quality of the hand? By the picture, or because you just said like please check the quality, the texture and all, right? See, I had already done 2 full-fledged batches on this palmistry online. So initially मेरे मन में भी यही क्वेश्चन था कि हम इसे कैसे करेंगे. But since quality of the camera is so superb nowadays, so it is possible. हम लोग क्या करते हैं, हम अपने ग्रुप में पिक्चर्स डालते हैं एंड एवरीबॉडी ट्राई टू, क्योंकि जो भी पिक्चर किसी भी हैंड का डालता है तो ऑब्वियसली वो उसके किसी नोन रिलेटिव, इनिशियली तो ऐसे ही होता है ना, किसी के हस्बैंड का है, किसी के बच्चे का है, तो वो हमें हमेशा गाइड कर देता है कि यस वी आर ऑन करेक्ट ट्रैक और नॉट. सो इट इज पॉसिबल, इट इज कम्प्लीटली पॉसिबल. क्योंकि मैंने 2 बैच खत्म कर लिए हैं, इसलिए आई एम कॉन्फिडेंट नाउ कि यस वी कैन डू ऑनलाइन आल्सो. Okay, fine. ठीक है. Thank you. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दी लाइंस. हम एक लाइन का ओवरव्यू आपको बताएंगे कि क्या क्या लाइन में क्या क्या बताती है, कैसे कैसे चलती है. आप लोग को सबको स्क्रीन शेयर हो गई है? एक बार आप थम अप कर देंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा. यस मैम. ठीक है. सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट लाइन जो हमारे हाथ में होती है, ये आप उसमें भी देख रहे हो. Yes, Gurpreet, you raised hand. What you want to say? Kindly unmute yourself and say. No, it just by mistake it happened. Okay, not an issue. Somebody else, कोई नंबर है 41, उन्होंने भी 41207 उनका नंबर लिखा आ रहा है, उन्होंने भी हाथ रेज किया है. चलिए, एनीवेज, ये जो लाइफ लाइन है आप सब लोगों ने देखा होगा, सबके हाथ में होती है. हमारे हाथ में 3 बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. एक लाइफ लाइन है, एक हेड लाइन है और एक हार्ट लाइन है. इनके अलावा भी बहुत सारी लाइंस हैं. अभी हम लाइफ लाइन के बारे में बात कर रहे हैं. ये पर्टिकुलर लाइन जो है, ये सिर्फ हमारी लाइफ कितनी लंबी होगी इसके बारे में बात नहीं करती. कि बात जरूर आपकी एज के बारे में करती है, बट दैट इज नॉट दी ओनली थिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं. ये लाइफ लाइन है, आपकी एज के बारे में बात करती है. ये पर्टिकुलर लाइन बताती है कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपकी जर्नल हेल्थ
थ्रू आउट योर लाइफ कैसी रहेगी उसके बारे में बात करता है। प्लस ये आपके फादर के बारे में बात करती है, ये वो आपके फादर और आपके रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, और समटाइम्स यू कैन मेक आउट अगर आपके फादर के लिए कोई हार्ड टाइम आ रहा होता है तो भी आप अपनी लाइफ लाइन से अपने फादर के बारे में बात कर सकते हैं। डेफिनेटली जिसका हाथ है उसी के बारे में ज्यादा बात करता है, लेकिन कुछ हद तक आप अपने फादर के बारे में भी अपनी लाइफ लाइन से जान सकते हैं। ये सिर्फ लाइफ या आपकी एज के बारे में बात नहीं करती है, इट टॉक्स अबाउट मेनी अदर थिंग्स। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन हमारे हाथ में जो होती है जिसे हम हेडलाइन कहते हैं। सो यस, हेडलाइन टॉक्स अबाउट अवर ब्रेन, हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज के बारे में बात करती है, बिल्कुल करती है। ये हमारे ब्रेन एज अ ऑर्गन के बारे में बात करती है। ये इसके साथ साथ हमारे मदर के बारे में बात करती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मदर लाइन। सो जैसे लाइफ लाइन हमारे फादर के बारे में बात करती है, हमारी हेडलाइन जो है इट टॉक्स अबाउट अवर मदर। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है हार्ट लाइन, ये 3 बहुत मेजर विजिबल लाइंस ऑन दी हैंड होती है, इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, ये हमारे हार्ट एज अ ऑर्गन के बारे में बात करती है, हमारा फिजिकल हार्ट, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, वो कैसा रहेगा, और हमारे इमोशंस के बारे में भी बात करती है, हमारे फीलिंग्स के बारे में भी बात करती है, हमारे लव इंटरेस्ट के बारे में भी बात करती है, हमारा लव टुवर्ड्स फैमिली के बारे में भी बात करती है, लव टुवर्ड्स गुरु के बारे में भी बात करती है, लव टुवर्ड्स मेनी अदर थिंग्स, सिबलिंग्स के बारे में भी बात करती है। तो लव बहुत तरीके का लव होता है, और ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ लव जो है यू कैन मेक आउट फ्रॉम दिस छोटी सी हार्ट लाइन। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है फेट लाइन। यस, इसको हम डेस्टिनी लाइन भी कहते हैं, और ये एक लाइन सब पर भारी है, ये एक लाइन सब पर भारी है। मैं पर्टिकुलरली जब भी किसी की रीडिंग करती हूँ तो मैं उसकी सारे प्रेडिक्शंस के साथ 50% वेटेज जो है मैं फेट लाइन कर देती हूँ। जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो डेस्टिनी नंबर को 50% वेटेज देते हैं, इसी तरीके से फेट लाइन को 50% वेटेज देते हैं। या जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो जो उसका रूलिंग प्लैनेट होता है, या क्या कहते हैं उसे, ज़ोडिएक होता है, उनको वो इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट, वो इम्पोर्टेंस या वेटेज दी जाती है। वैसे ही फेट लाइन को हम अपनी पामिस्ट्री में बहुत वेटेज देते हैं। ये जो है आपके फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के बारे में बताती है। फेट लाइन आपकी डेस्टिनी लाइन है, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्रॉम गॉड है, जो कि आपकी हो सकता है कोई आपके लाइफ में कोई बैड इवेंट या नेगेटिव इवेंट आ भी रहा हो, तो उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपकी फेट लाइन अच्छे से काम कर रही होती है, फ्रेश होती है, एकदम सपोर्टिव होती है, तो वो ये नहीं कहती कि वो नेगेटिव इवेंट होगा नहीं, पर वो ये जरूर कहती है कि वो जो नेगेटिव इवेंट है आप उसको आराम से कोप कर लोगे, आप उससे बाहर निकल जाओगे। एक एग्जांपल कि सपोज किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दिखाई दे रहा हो कि आपकी नौकरी जाने वाली है, तो नौकरी नहीं जाएगी तो ये नहीं हो सकता है कि फेट लाइन नौकरी जाने से रोक दे, बट यस फेट लाइन दोबारा नौकरी दिलवाने में जरूर हेल्प करेगी। तो इट इज लाइक दैट। ये इसको हम इसीलिए फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर लाइन भी कहते हैं। इसके बाद ये सन लाइन है, ये भी बहुत एविडेंट होती है लोगों के हाथों में, बहुत सारे लोगों के हाथों में होती है। इसका होना भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है। सन लाइन का होना आपकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करता है। सन लाइन टॉक्स अबाउट योर नेम एंड फेम इन दी सोसाइटी, इंडिविजुअली, इन वर्क प्लेस, और किसी और तरीके की, अगर आप किसी क्रिएटिव परस्यूट में भी आप अच्छा एक्सेल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्रिएटिव परस्यूट का मतलब ये हो सकता है कि अगर सपोज यू आर अ पोएट और आपको एज अ पोएट रिकॉग्निशन सोसाइटी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, यू कैन बी अ पार्ट टाइम पोएट एंड अ फुल टाइम वर्कर समवेयर एल्स, तो एज अ हॉबी में भी आपको रिकॉग्निशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, काम में आप कितने नेम फेम वेल्थ कमाओगे, आपके फादर आपको लाइफ में कितना सपोर्ट करेंगे, इस सारी चीजों के बारे में ये हमारी सनलाइन बात करती है। इसके बाद हमारे हाथ में मैरिज लाइन, जो कि बहुत छोटी सी लाइन है एंड एक्चुअली इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है। हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है वो हमारी शादी के बाद
की होती है। अगर देखा जाए एक नॉर्मल लाइफ अगर 70 साल की मानी जाए और हमारी शादी लगभग 25 साल के आसपास होती है, तो हम अपना जिंदगी का 3/4 हिस्सा शादीशुदा जिंदगी में बिताते हैं। तो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ एंड और उसके कंपैरेटिवली बस इसकी प्लेसमेंट ये छोटी सी है, जैसे कि आप लोग उसमें देख पा रहे हो। इसमें जो नीचे ये मैंने नेट से पिक्चर उठाई है, प्लीज अवॉइड जो नीचे इसमें मैन हैंड और वुमेन हैंड लिखा हुआ है। इससे ये मैं इसे टोटली डिसएग्री करती हूँ, गलती से मैं इसे हटाना भूल गई हूँ। सो दोनों ही हाथों में मैरिज लाइन भी जैसे हमने बात करी कि हम डोमिनेंट हैंड में ही देखते हैं, ये मेन हैंड और वुमेन हैंड का कोई क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है। इसके साथ साथ we have many other lines in our hand जिन्हें हम ग्रिडल ऑफ वीनस कहते हैं। आप लोगों ने आप लोगों को बस बताती हूँ कि नाम आपने सुने होंगे या आप नाम से फेमिलियर हो जाएंगे। मार्स लाइन होती है हमारे हाथ में, मरकरी लाइन होती है जिसे हम हेल्थ लाइन भी कहते हैं, इसी तरह लाइन ऑफ इंट्यूशन भी होती है, ट्रैवलिंग लाइन्स भी हमारे हाथ में होती हैं। सो देयर आर मेनी अदर लाइन्स जो बहुत सारे इस छोटे से हाथ में सब कुछ छुपा हुआ है एंड यू कैन मेक आउट ईच एंड एवरी इवेंट। जब हम पामिस्ट्री की क्लास में भी पढ़ते हैं तो हम सारे इवेंट्स पढ़ते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, एजुकेशन हो, प्रोफेशन हो, लिटिगेशन हो, प्रॉपर्टी परचेज हो, व्हीकल परचेज हो, longevity we personally don't do longevity calculation but definitely we will teach you how to calculate। उसके बाद मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगी कि आप किसी की longevity को कैलकुलेट कर पाए या ना कर पाए, बिकॉज चाहे कोई कितना भी बड़ा पंडित हो, कितना भी बड़ा ज्योतिष हो, कितना ही इस चीज पे ये रखे कि मैं आपकी मृत्यु का टाइम बता सकता हूँ, पर भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। सो जो होना होता है वही होता है। बहुत सारे लोगों ने हमें मिलेनियम बेबी चाहिए और ये सही टाइम पर मुहूर्त निकलवा के सी सेक्शन करा के बच्चों को पैदा करने की कोशिश करते हैं, पर वो सब एक्चुअली हो नहीं पाता। जिसको जब आना होता है दुनिया में वो तभी आता है। तो देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक चाइल्ड बर्थ, लाइक लॉन्गेविटी या किसी की एज जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप चाहे कितनी भी मेहनत करें इस ऑकल्ट साइंस में, मुझे नहीं लगता कि आप उस पर परफेक्ट प्रेडिक्शन कर पाते हैं, और अगर कर पाते हैं तो आई विश यू लक, बट आई पर्सनली डोंट डू दिस। इसके साथ साथ आपने देख का भी सोचा, हमारे हाथ में यहाँ पर लाइंस होती हैं जिन्हें हम ब्रेसलेट्स कहते हैं। दे ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। दीज आर दी ब्रेसलेट्स, किसी की 2 होती हैं, किसी की 3, मैक्सिमम 4 होती हैं, और दे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल डिसाइडिंग ऑन योर करियर, वाइल डिसाइडिंग ऑन योर हॉबीज, वाइल डिसाइडिंग ऑन योर प्रोग्रेस इन द सोसाइटी। इन सब चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये ब्रेसलेट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये दे ऑल्सो हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम ना जब पामिस्ट्री करते हैं तो हम जब लाइंस के बारे में पढ़ते हैं तो हम हमेशा ग्रुप ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ाई करते हैं। मतलब अगर हमें लाइफ से रिलेटेड या जनरल हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई बात करनी है तो उसके साथ हम 1-2 लाइनों को और पढ़ते हैं, फिर एक कलेक्टिव डिसीजन निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, लाइफ लाइन से रिलेटेड अगर हमें कोई इवेंट पढ़ना है, सपोज कि हमने यही पढ़ा कि हमारी हेल्थ कैसे रहेगी, जनरल हेल्थ के बारे में, तो उसके साथ साथ हमारे हाथ में मार्स लाइन होती है और मार्स लाइन को पढ़ते हैं और इसी के साथ साथ हम ब्रेसलेट्स को पढ़ते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, इन्हें हम ग्रुप ऑफ लाइंस कहते हैं। इसी तरह लाइन ऑफ मरकरी के साथ साथ हम लाइन ऑफ इंट्यूशन को पढ़ते हैं, या हम सन लाइन और फेट लाइन को हमेशा एक साथ मिलाकर देखते हैं फिर पढ़ते हैं। सो दिस इज लाइक ग्रुपिंग के हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं। सो लाइंस के बारे में ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। आप में से अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो यू आर वेलकम टू आस्क। Meenakshi, Hello. yes. Just wanted to check like in my friends and I could see like the art line and the headline are merged. So what does that mean? That person the See, emotion that is ना ऐसा नहीं है। दे जिसमें हार्ट लाइन और हेड लाइन आपस में मर्ज होती हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी सी टर्म है, हम उन्हें मंकी लाइन कहते हैं। एंड एक्चुअली उस बंदे का पूरा टेम्परामेंट और उसकी पर्सनालिटी का 90% जो पार्ट है वो उसकी मंकी लाइन डिसाइड करती है। आपने देखा होगा, कभी चेक करिएगा, वो जो आपका फ्रेंड है मस्ट भी उसकी कुछ ऐसी ईटिंग हैबिट होगी जो नॉर्मल लोगों की नहीं होती है। उन लोगों की एक बहुत ही अनकन्वेंशनल ईटिंग हैबिट्स होती हैं। उसको बहुत ज्यादा हेड पर चोट लगती होगी बचपन से, ज्यादातर जो चोटें लगती होंगी वो सर पे लगती होंगी,
ये सारी चीजें डेफिनेटली दैट डिफरेंट ऑल टुगेदर एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट मंकी लाइंस, हम उनके बारे में जरूर बात करते हैं क्लास में। होता है usually because the art line is mostly connected with emotions. Yes, right? हम लोग उन्हें कहते हैं कि they are heartless people. Yes, yes. Actually उनका माइंड डोमिनेटिंग होता है और वो अपने डिसीजन सारे माइंड से लेते हैं, हार्ट से नहीं लेते। ऐसा नहीं कहते कि उनको इमोशंस नहीं है, क्योंकि इमोशंस दिखाने के लिए हमारे हाथ में एक और जगह है, दैट इज मून माउंट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो यस, मून माउंट इज देयर, बट यस उनका हेड डोमिनेटिंग होता है। मंकी लाइन जो आपने बोला, उनका हेड लाइन ऐसा नहीं है, एक हार्ट डोमिनेटिंग मंकी लाइन भी होती है, जिसमें सारे के सारे डिसीजन हार्ट टू डोमिनेटेड होते हैं। सो दोनों तरीके की होती है, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग हैंड टू एक्चुअली रीड। थैंक यू। ओके, वेलकम। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? एक कोई और बोल रहा था बीच में। हेलो जी। Yeah, hi. My name is Nimisha, and would you comment something on the marriage line? Like how do we के कब तक होगी शादी or something of that sort? Yes, we can make it out कि शादी कब तक होगी, शादी कब तक होगी, बिल्कुल हो जाएगी। शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप कैसी होगी, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। आपके बच्चे कैसे होंगे, कितने होंगे, कितने हो पे तो नहीं कमेंट करना चाहिए, पर उसके बारे में भी। Yes, we can all these things we can make it out from there. All right, and also could you just share the slide जिसमें था कि कौन से amounts, कौन से ग्रह है? I'm just going to talk about that only. मैं थोड़ा सा आपको डिटेल भी बताऊंगी. So just wait for 2 minutes. Oh, you are welcome. Anybody else wants to ask anything else? Meenakshi, again, you're here. One question. Like I've seen in some palms, the marriage line is not, even if it's that the person is not married. Yes. So what does it mean that? Because I can see sometimes like line of the marriage is there, but it means, but it is not married. But correct. मैरिज लाइन का हाथ में प्रेजेंट होने का मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज है। शादी करना ना करना डेफिनेटली पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ मैरिज लाइन कई तरीके से मूव करती है। कई बार वो अपवर्ड मूव करती है, कई बार वो डाउनवर्ड मूव करती है, कई बार कई सारी मैरिज लाइन्स होती हैं, और कई बार आपकी हार्ट लाइन से बहुत सारी फेंट लाइन्स निकल रही होती हैं। तो समटाइम्स ये सारे अलग अलग जो फीचर्स हैं वो ये बताते हैं कि आपको शादी की पॉसिबिलिटी है, बट द पर्सन इज नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन गेटिंग दैट। सो आज के सिनेरियो में एक और नया सा टॉपिक है जो कि हमारे शायद पामिस्ट्री में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जब पामिस्ट्री लिखी गई थी तब लिव इन रिलेशनशिप का कोई नाम नहीं होता था। सो वो उनकी पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। डेफिनेटली थोड़े से रिसर्च वर्क के साथ वी आर लैंडेड अप समवेयर, बट नॉट एक्चुअली 100% करेक्ट। हम उतने कॉन्फिडेंटली उस पर कमेंट नहीं कर पाते क्योंकि वो उतना पुराना नहीं है, क्योंकि साइंस तो हमेशा एक्सपेरिमेंट पे ही बेस होती है। सो एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन, बट हाँ समटाइम्स दैट इंडिकेशन इज देयर कि वो लिव इन में इंटरेस्टेड हो सकता है, या ऑल टुगेदर उसका हार्ट ब्रोकन होता है जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर रहा होता है। सो ऐसे इंडिकेशंस जरूर मिल जाते हैं। डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड मैरिज लाइन, फिर भी उसकी शादी नहीं होती। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो मैरिज लाइन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखाई दे रही होती है वो एज ही क्रॉस कर चुका होता है बंदा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको ऑप्शन मिला होता है, उसने नहीं लिया होता है, वो एज क्रॉस हो चुका होता है, इसलिए भी अब मैरिज की पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। So yes, all things are possible. Yes, you are welcome. So let's move towards the mount. एक छोटा सा ओवरव्यू में आप लोगों को माउंट के बारे में बताऊंगी कि कैसे हमारे ग्रहों की प्लेसमेंट हमारे हाथ पर है। So this is the picture. आप देखें, मैं इसको आप लोग एक बार देख लें, अपने फोन पे क्लिक कर लें, बिकॉज मैं ये स्लाइड हटा के फिर मैं बात करूंगी एक एक माउंट के बारे में। मैं कर्सर ले जाके आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। पहले जो ये पाम है हमारी, इसमें हर एक फिंगर का एक अलग नाम है। फिंगर का नाम उसके माउंट से रिलेटेड है। सब लोग वी कैन इजिली आइडेंटिफाई अ थंब। थंब सबको पता है। जो फर्स्ट फिंगर है हमारी, इसको हम जुपिटर फिंगर कहते हैं, जो कि उसके ही नीचे आप देखोगे पर्पल कलर का जुपिटर माउंट बना हुआ है। उसके बाद जो सेकंड फिंगर है, जिसे हम मिडिल फिंगर भी कहते हैं, इसको हम सैटर्न फिंगर कहते हैं। उसके नीचे वाला जो एरिया है उसको हम सैटर्न माउंट कहते हैं।
थर्ड फिंगर जो जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अपोलो और सन फिंगर। उसके नीचे वाले एरिया को हम सन माउंट कहते हैं। और जो सबसे छोटी वाली हमारी फिंगर होती है उसे हम मरकरी फिंगर कहते हैं और उसके नीचे वाले एरिया को हम मरकरी कहते हैं। मरकरी के ठीक नीचे पर्पल कलर पे मार्स दिखाई दे रहा है। हमारे हाथ में मार्स एज अ ग्रह को दो प्लेसमेंट मिली हुई है, एक थंब के पास ग्रीन कलर में इनर मार्स दिखाई दे रहा है और एक मरकरी माउंट के नीचे पर्पल कलर का आउटर मार्स दिखाई दे रहा है। इसके बाद येलो कलर का आपको लूना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे लूना को हम मून भी कहते हैं। एक्चुअली हम मून ही कहते हैं, मून को लूना भी कहते हैं, हमें ऐसा कहना चाहिए। सो उसके बाद जो थंब के नीचे वाला एक बड़ा सा एरिया हम सबके हाथ में होता है, उसे हम वीनस माउंट कहते हैं। और जो बीच वाला एरिया खाली रह जाता है उसको हम प्लेन ऑफ मार्स कहते हैं। सो प्लीज क्लिक पिक्चर इफ यू वांट। आई एम गोइंग टू stop sharing this slide and I'll talk face to face. So in this, do we have Rahu or Ketu mount also? Yes, we do have, but that we'll talk in a full-fledged course. जब हम course में पढ़ेंगे तो definitely we have a placement of Rahu Ketu. We have a placement of Pluto Neptune as well in our hand. वो हमारे अलग ग्रह हैं। ये 9 ग्रह की placement जैसे है, ये इसके बारे में हम बात एक्चुअली जो माउंट है, माउंट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। आज के दिन पे आपका क्या चल रहा है, कौन सा ग्रह एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, कौन सा अंडर एक्टिव है, कौन सा ओवर एक्टिव है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है दे कैन ऑलवेज फाइंड आउट अ कनेक्शन बिटवीन दैट ऑल्सो, कि वो ये पर्टिकुलर ग्रह की दशा चल रही है तो वो डेफिनेटली माउंट आपको एक्टिव दिखाई देता है आपके हाथ में। माउंट्स जो है वो जो एक्टिव भी होते हैं, इनएक्टिव। अगर उठे हुए हैं, उनके ऊपर फूले हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो एक्टिव माउंट्स कहे जाते हैं। अगर वो पिचके हुए हैं, उनके अंदर रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं तो हम उन्हें इनएक्टिव माउंट्स कहते हैं। माउंट कैन शिफ्ट समवेयर। ऐसा भी होता है कि माउंट जो है वो दूसरे माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मैं अपना ही हाथ दिखा देती हूँ। मेरे हाथ में अगर आप लोग देखोगे तो जो मेरा जुपिटर माउंट है इज सो मच बिगर कि उसने सैटर्न का आधा प्लेस ले लिया है। सो यस, माउंट कैन शिफ्ट हियर एंड देयर। इधर वाला इधर आ सकता है, इधर वाला इधर आ सकता है। तो ऑब्वियसली वो जिसके साथ शिफ्ट, जिसकी तरफ शिफ्ट हो रहा होता है उसके कंबाइंड रिजल्ट्स आपको देता है। माउंट्स को, सारे माउंट्स को उठा हुआ अच्छा मानते हैं, बस सैटर्न फिंगर के नीचे जो सैटर्न माउंट है वो प्रेस्ड होता है तो उसे हम एक्टिव और अच्छा मानते हैं। दैट इज अ मेलेफिक। यस यस प्लीज, अस्मित। यस, Hi ma'am, my name is Ashmeet. Yeah. As you were telling about the mounts, like this area which is like always raised one. That is a Venus mount. Yeah, so you mean to say that it's always active because like till now I've always seen that it's always raised, it's never been down. अभी आपने पामिस्ट की नजर से नहीं देखा उसे। तो जब आप उसकी नजर से देखोगे तो वो आपको इनएक्टिव भी दिखाई देगा, उसके ऊपर नेगेटिव साइंस भी दिखाई देंगे। सो ऐसा नहीं है कि यस, हाँ, दैट इज अ डोमिनेटिंग पार्ट। सबसे बड़ा हमारे पाम में वही माउंट है, बट वो हमेशा एक्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जी। अभी मैंने कल परसों ही किसी का हाथ देखा, हमने उनकी शादी के लिए उनका हाथ देख रहे थे, तो उनका वीनस माउंट वो सो प्रेस्ड लाइक उसमें गड्ढा था। सो यू विल, क्योंकि आप जब पामिस्ट्री जो भी आप पढ़ते हो उस नजर से लोगों को देख, जब आप फेस रीडिंग करने लगते हो तो आपकी नाकें, लोगों की नाकों पर नजर उठती है, अच्छा इसकी नाक ऐसी है। अगर आप फेस रीडिंग पढ़ रहे हो, आपकी आईब्रोज पे नजर रखी, ये ऐसा ही होगा। तो वो होता है ना, आपकी कनेक्टिविटी बनती जाती है, आप जो पढ़ते हो वो आप देखने लगते हो, उस पर नोटिस करने लगते हो, उस पर आपका ध्यान जाने लगता है। न्यूमोलॉजी पढ़ने लगोगे तो सबकी डेट ऑफ बर्थ सुनते ही आप उसे जज करने लगोगे, अच्छा इसमें ये क्वालिटीज होंगी, ऐसे ऐसे होगा। सो इट इज वेरी क्वाइट ऑब्वियस, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। I just had a question. Yes. Okay, मेरी ना मतलब just for example, I have also seen for other people also, finger के नीचे ना खड्डा है पर उसके साइड पे माउंटेन है. What does that mean? That means certain part of your thumb is inactive. That is definitely have a different meaning. Okay. When we'll discuss the thumb, we are going to talk about that is the third flange of the thumb and that is inactive right now. So ऐसा हो सकता है कि किसका है, आपका है? हाँ जी. Okay. So वो that talks about your family bonding somewhere. Okay, thanks. Yeah.
सो यस, हम बात करते हैं सबसे पहले माउंट की, दैट इज जुपिटर माउंट। आपकी फर्स्ट फिंगर के नीचे वाला जो माउंट है इसको हम जुपिटर माउंट कहते हैं। जुपिटर माउंट जो है उसको हम हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं या गुरु भी बोलते हैं कई लोग उसको। सो जो गुरु है, एज यू जैसे अगर हम माने कि ये 9 ग्रह हमारी फैमिली है, सो बृहस्पति जो है, जो जिसे जुपिटर कहते हैं, वो हमारी फैमिली का टीचर है, गुरु। उसको गुरु की पोजीशन मिली हुई है। तो गुरु क्या बताता है? गुरु हमारी चीजों को मैनेज करता है, हमारी सारी चीजों को मैनेजमेंट करता है। तो इट टॉक्स अबाउट द मैनेजमेंट, इट टॉक्स अबाउट द फैमिली, क्योंकि जो गुरु होता है वो हमें सलाह देता है कि सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कैसे रखें। तो इट टॉक्स अबाउट अवर फैमिली, इट टॉक्स अबाउट द मैनेजमेंट, इट टॉक्स अबाउट अवर एम्बिशंस, इट टॉक्स अबाउट अवर विजडम। एक्चुअली नॉलेज और विजडम दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जुपिटर माउंट इटसेल्फ टॉक्स अबाउट द विजडम पार्ट। ये हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में बात करता है, ये हमारी हायर स्टडीज के बारे में बात करता है। क्योंकि आज के जमाने में अगर हम देखें तो कोई 12th पढ़ता है या ग्रेजुएट होता है, डेफिनेटली उसके डेट टाइम सिचुएशन के हिसाब से तो हम उसे एक नॉर्मल एजुकेशन मानते हैं। तो हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज्यादा की एजुकेशन अगर हमें देखनी होती है तो हम जुपिटर माउंट को देखते हैं। तो ये छोटी सी जो यहाँ पर फिंगर के बीच में जो प्लेसमेंट है, ये पर्टिकुलर जो माउंट है, टॉक्स अबाउट मेनी थिंग्स। सो दिस इज कॉल्ड जुपिटर और द गुरु और द बृहस्पति। इसके बाद जो सेकंड फिंगर है, हमारी मिडिल फिंगर है, उसके नीचे वाला जो एरिया है, दिस इज सैटर्न। This is called Saturn. Saturn again talks about many things. Saturn, सभी जिन लोगों को भी Saturn के बारे में पता है, Saturn सिर्फ डराने का काम नहीं करते। Saturn is the judge of the society. वो जजमेंट के लिए होते हैं। वो सारी चीजों के सही का सही आंसर दे, सही के सही रिजल्ट आते हैं, गलत के गलत रिजल्ट आते हैं। आप जैसे कर्मा करते हैं, आपके कर्मा, सही कर्मों का सही फल और गलत कर्मों के गलत फल देने के लिए वो है। इसके साथ साथ शनि जब भी आता है, शनि की प्लेसमेंट जो है, शनि टॉक्स अबाउट दी हार्ड वर्क, आप कितना हार्ड वर्क करोगे। शनि टॉक्स अबाउट योर रिसर्च वर्क, कि आप किसी चीज में कितना रिसर्च कर पाते हो। जो लोग ऑकल्ट पढ़ते हैं उनके जुपिटर भी स्ट्रांग बहुत होता है, साइड बाय साइड उनका शनि भी बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप में से कोई कुंडली देखना जानता है तो आप देख सकते हो कि जब भी कोई ऑकल्ट में आता है तो उनका राहु केतु या शनि का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल जरूर होता है, तभी आप ऑकल्ट पढ़ने आते हो। यस, जिनका शनि ओवर एक्टिव होता है या एक्टिव होता है, वो लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, क्योंकि वो आपको हार्ड वर्क देता है। इसके साथ हम थर्ड के बारे में जाएंगे, जो कि हमारी रिंग फिंगर के नीचे वाला जो एरिया है, इसे हम सन माउंट कहते हैं। सन माउंट, सन इज फादर ऑफ द फैमिली, इट टॉक्स अबाउट फादर। ये इनहेरिटेंस के बारे में भी बात करता है, ये आपके फादर से मिलने वाले नेम फेम के बारे में भी बात करता है। गवर्नमेंट प्लेज अ रोल ऑफ फादर इन द सोसाइटी, इट टॉक्स अबाउट द गवर्नमेंट, इट टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट। समटाइम्स नौकरी के लिए देखते हैं तो गवर्नमेंट नौकरी देखते हैं तो हम सन माउंट देखते हैं। अगर हम टेंडर के बारे में देखते हैं तो गवर्नमेंट टेंडर्स के बारे में देखेंगे तो हम सन माउंट को देखेंगे। इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे तो हम सन माउंट को देखेंगे। सो इस तरीके से आपकी, अगर आपको नेम फेम मिलेगा, सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब हमें ये देखना होता है तो भी हम सन माउंट को देखते हैं। तो मैंने जैसे इनिशियली आपको बताया, दिस इज अ कलेक्टिव स्टडी, तो यस, सन माउंट टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स। और जब हमें ये चीजें देखनी होती है तो हम इस माउंट को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं। इसके बाद थर्ड इज मरकरी, जो कि हमारी सबसे छोटी वाली लिटिल फिंगर के नीचे वाला एरिया होता है। मरकरी इज द प्रिंस ऑफ द हाउस, वो हमारे घर का राजकुमार है। राजकुमार क्योंकि छोटा होता है तो ऑब्वियसली मरकरी पर्सनालिटीज जो होती हैं वो बहुत ही चाइल्डिश होती हैं, उनका बचपना सारी जिंदगी नहीं जाता। इसके साथ साथ ये एक पर्सनालिटी की बात होगी। इसके साथ साथ जो मरकरी है, टॉक्स अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपकी स्पीच के बारे में बात करता है, आपकी बिजनेस करने की एबिलिटीज के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट योर नॉलेज, ये जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप नॉलेज गेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये उसके बारे में बात करता है। तो आज के सर्कमस्टेंसेस में मरकरी प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि लाइफ में आजकल लोगों को 2 ही चीजें चाहिए। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा, हमें पैसा कब मिलेगा, हमें नौकरी कब मिलेगी, हमारी जॉब कैसे चलेगी, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रिलेशनशिप का आता है। हेल्थ के बारे में तो नोबडी कंसर्न, हेल्थ के बारे में शायद भूले भटके कोई पूछता है कि भाई मैं ठीक रहूंगी कि नहीं रहूंगी, या कोई क्वेश्चन नहीं बचता तो लोग पूछते थे भाई हमारी हेल्थ भी देख दो, पर एक्चुअली नोबडी इज कंसर्न। बट आज कोविड-19 ने हमें ये सिखाया है कि हमें अपनी हेल्थ को भी इक्वली वैल्यू करना चाहिए। आई होप ये सारी हमारी सोसाइटी, हम सब लोग ये सीख गए हैं।
इसके बाद बात करते हैं मार्स की। मार्स की प्लेसमेंट दो है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इसे अपर मार्स कहते हैं और इसे लोअर मार्स कहते हैं। मार्स इज अ कमांडर ऑफ अवर फैमिली, सेनापति जिसे हिंदी में कहते हैं। हिंदी में मार्स को मंगल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह जो हमारी एक्टिवनेस के बारे में बात करता है, हमारे एक्शन के बारे में बात करता है, हमारे ब्लड को, जो हमारी बॉडी में ब्लड है उसको रेगुलेट करता है। ब्लड से रिलेटेड अगर कोई इश्यू होता है तो हम मार्स माउंट को देखते हैं। ये हमारे ब्रदर और सिस्टर की रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। सो अगर हमें कुछ ब्रदर और सिस्टर से रिलेटेड या सिबलिंग्स से रिलेशंस के बारे में कुछ देखना होता है तो हम मार्स से देखते हैं। तो यस, लेकिन आप ये देखो, मार्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल रीडिंग फॉर द हेल्थ, एंड ये इसका मार्स जो एक्शन ओरिएंटेड है तो इसका एक नेगेटिव इमोशन होता है एग्रेशन, सो वो भी हमें मार्स माउंट देता है। इसके बाद अभी बात करें वीनस में, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग जो प्लेस है हमारे थंब के नीचे वाला एरिया, ये हमारे वीनस है। वीनस जो है जिसे हम हिंदी में शुक्र कहते हैं, एक्चुअली इनका शुक्र हिंदी से नाम आया शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य कौन थे? शुक्राचार्य हमारे असुरों के गुरु थे। असुर जो थे, जो हमेशा भोग विलास में रहते थे, वो सारी चीजों को क्या बोलते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो हर एक अच्छी चीजों का भोग करना जानते हैं। तो वीनस टॉक्स अबाउट दी लग्जरीज इन योर लाइफ, जितनी भी आपकी लाइफ में लग्जरीज हैं ये उनके बारे में बात करता है। वीनस अगेन टॉक्स अबाउट दी योर लव इंटरेस्ट, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में वीनस बात करता है, क्योंकि लव इंटरेस्ट बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर गुरु के प्रति इंटरेस्ट है तो वो हम क्या बोलते हैं, जुपिटर माउंट से देखते हैं। भाई बहन के प्रति लव है तो हम मार्स से देखते हैं। तो अगर हम अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप और लव इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं, तो हमें वीनस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। एक्चुअली वीनस टॉक्स अबाउट योर कंफर्ट एंड लग्जरीज, जितनी भी आराम की चीजें हैं वो सारी की सारी हम वीनस माउंट से देखते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक एरिया है जिसे हम मून माउंट कहते हैं। मून एज द नेम सजेस्ट, आपको सभी को पता है मून हमारे इमोशन से एसोसिएटेड है। लोग मून मैपिंग भी करते हैं। मून मैपिंग में मून जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे घटता है, उस हिसाब से लोगों के मूड स्विंग्स भी होते हैं। शायद एनएलपी या किसी साइकोलॉजी उसमें सिखाया भी जाता है मून मैपिंग कैसे करना है, कि आज का दिन, आज फर्स्ट मून है तो आज मेरा मूड ऐसा है, सेकंड मून ऐसा है, तो एक महीने के बाद आप देखोगे तो वही आपके मूड के पैटर्न्स रिपीट हो रहे होते हैं। सो मून टॉक्स अबाउट योर इमोशंस, मून टॉक्स अबाउट योर फीलिंग्स, मून टॉक्स अबाउट योर मदर। और हमारे इमोशंस के एक्सट्रीम, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो एक्सट्रीम अगर नेगेटिव देखें तो वो डिप्रेशन है, तो वो भी उसके लिए मून रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह एग्रेशन, ऑब्वियसली अभी मैंने मार्स की बात करी, पर वो भी एक्सट्रीम हमारा इमोशन है, तो भी एग्रेशन भी हम मून माउंट से देखते हैं। इसके साथ साथ हमारे हाथ में राहु केतु की प्लेसमेंट है, दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अवर एडवांस जो पेड कोर्स है, उसमें हम यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून के बारे में भी बात करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी माउंट्स जो हमारे हाथ में हैं। आई होप इतना कुछ बताने के बाद आपको अपने पाम के बारे में एक ओवरव्यू जरूर पता चल गया होगा कि एक्चुअली पाम रीडिंग सिर्फ हाथ को की लाइनों को पढ़ना नहीं है। So, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो you are welcome to ask again if at all anybody have any question. So yes, thank you very much. This was all about my introduction to palmistry. ये इंट्रोडक्शन करने का रीजन यही था कि आपको एक palmistry के बारे में बताया जाए, इसे हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं ये बताया जाए, और मैं कैसे पढ़ाती हूँ वो आप मुझे जज कर सकें। सो मैं नेक्स्ट कोर्स जो है वो अगले थर्सडे से स्टार्ट करूंगी। आप लोग ग्रुप में रहेंगे तो मैं उसमें उसकी डिटेल्स पोस्ट कर दूंगी। ट्यूसडे और थर्सडे दोपहर में 2:30 बजे से 4 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास करूंगी। आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, किसी को थोड़ा भी इंटरेस्ट अगर पामिस्ट्री में आया हो, सो यू आर वेलकम, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं 2 बैचेस पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि इसे ऑनलाइन भी हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं और प्रैक्टिस करना भी सीख सकते हैं। मैंने बल्कि अपने 1-2 ओल्ड स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट भी करी थी कि वो आके ज्वाइन करें, बट वो I don't, मतलब I can't make out अगर कोई है भी इसमें तो. So, but anyways, thank you very much for. So in this, Meenakshi, Yes.
They just wanted to check like will it be having both basic as well as advanced or only basic it will be? See, there is no basic, no advanced kind of criteria. Basic में लोग generally lines के बारे में, amounts के बारे में बता के छोड़ देते हैं. Prediction part तभी आता है जब आप event पढ़ते हो. तो जो मैं course कराऊंगी, which is almost 17 days का course होगा, जिसमें 1.5 घंटे की class रोज होगी, उसमें मैं आपको सारे events पढ़ाऊंगी, सब कुछ पूरा all inclusive है, यहाँ तक कि remedy part तक लेके जाऊंगी. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अभी आप एडवांस में करेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. फुल फ्लेज पूरा आपको पामिस्ट्री पूरा हाथ देखकर आप प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे. दैट इज फॉर श्योर. बस यस, मैं पढ़ा पूरा दूंगी. यस, आई एम गोइंग. वैसे क्लासरूम सेशंस में आई डू चार्ज 20,000 रुपीज, बट ये क्योंकि ऑनलाइन है और सब लोग अपनी अपनी कन्वीनियंस से पढ़ रहे हैं. इवन मेरे को भी कन्वीनियंस है. आई एम टीचिंग फ्रॉम माई होम. मेरे को ऑफिस का एक्सपेंडिचर और ये सब मेरे को फैसिलिटीज के पे नहीं करना पड़ रहा है. So it will be of 11,000 rupees. So whosoever is willing, please let me know. मैं ग्रुप थोड़ी देर में बंद कर दूंगी बिकॉज उसमें बहुत सारे मैसेज आते हैं तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं. सो आप हमारे ग्रुप के जो एडमिन्स हैं उनमें से आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वंस अगेन. Thank you very much for giving your time for listening me. Thank you, Meenakshi. Thank you. Bye. Thank you. See you. Bye. Bye.